आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 13 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे तुर्की ने गजा के लिए भेजा मदद का बहुत बड़ा जहाज। क्या क्या आया जहाज में, दिखाएंगे हम। गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हमास से नहीं लड़ेगी, लेकिन कौन सा बड़ा पेच है बरकरार। गजा के नाम पर तुर्की से आखिर क्यों घबराया इसराइल? आखिर क्या है नेतन्याहू का डर? ईरान में एआई, ड्रोन, क्वांटम और लेजर टेक्नोलॉजी में आर्म्ड फोर्सेस ने लगाई बड़ी छलांग। क्यों कर रहा ईरान इतनी एडवांस तैयारी? सीरिया के कुनेत्रा इलाके में इसराइली फोर्सेस की घुसपैठ, बॉर्डर इलाके में किस तरफ जा रहा माहौल, और गजा में भारी बारिश और सर्दी से तबाही। अब तक कितने लोगों की गई जान, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं शो की। तुर्की से गजा के लिए रहमत का कारवां लगातार जारी है। तुर्की ने गजा के लिए इंसानी हमदर्दी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए 19वां गुडनेस शिप रवाना कर दिया। ये एक बड़ा जहाज है, इसमें जंबो मदद आ रही है। इस जहाज में करीबन 1300 टन राहत का सामान लदा हुआ है, जिसे तुर्किश रेड क्रिसेंट ने तैयार किया है। 13 दिसंबर को ये राहत का जहाज तुर्की के मर्सिन इंटरनेशनल पोर्ट से रवाना हुआ, जहां एक सादी लेकिन जज्बाती विदाई तकरीब भी रखी गई। गजा में सीजफायर के बाद इंसानी मदद की रफ्तार तेज हुई है और इस पूरी मुहिम में तुर्की भी एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। तुर्की के अलावा सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और कुछ गैर मुस्लिम मुल्क गजा के लिए मदद के कारवां भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं। तुर्की के इस जहाज में खाने पीने का सामान, हाइजीन किट, कपड़े और कंबल शामिल हैं। राहत के इन सामानों में कोसोवो की तरफ से भी पैसा दिया गया है। ये जहाज पहले मिस्र के अल एरिश पोर्ट पहुंचेगा, जहां से मदद जमीनी रास्ते से गजा भेजी जाएगी। गजा में रोज तय नहीं, लेकिन फिर भी सैकड़ों ट्रक मदद के पहुंच रहे हैं। तय तो 600 थे, 300-350 ट्रक रोज आ रहे हैं, और ये तुर्की और बाकी ममालिक की तरफ से ही रोज एड भेजी जा रही है। बंदरगाह पर जहाज की विदाई तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किश रेड क्रिसेंट के बोर्ड मेंबर कामिल कार्दिनिज ने बताया कि अब तक 18,000 टन से ज़्यादा राहत का सामान तुर्की से गजा भेजा जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी मदद है। उन्होंने कहा कि हमने तुर्की से गजा तक एक ऐसा पुल बना दिया है जो कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, गजा में तुर्किश रेड क्रिसेंट के सूप किचन्स सबसे मुश्किल हालात में भी 35,000 लोगों के लिए गर्म खाना तैयार कर रहे हैं, और अब तक 80 लाख से ज़्यादा खाना लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। यानी 80 लाख खुराकें इन किचन्स के ज़रिए लोगों को मिल चुकी हैं। एक और बड़ी खबर, गजा को लेकर एक नई इंटरनेशनल प्लानिंग सामने आ रही है, लेकिन इसके कई बड़े सवाल अब भी जवाब के मुंतज़िर हैं। दोस्तों, अमेरिका के सीनियर अफसरों का कहना है कि गजा में तैनात की जाने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें कई मुल्कों के फौजी होंगे, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएसएफ भी कहते हैं, वो हमास से लड़ाई नहीं करेगी और ना उस पर हमला करेगी। रॉयटर्स से बात करते हुए 2 अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया कि गजा पट्टी में अगले महीने से ही यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी के तहत इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती हो सकती है, लेकिन हमास को डिसआर्म कैसे किया जाएगा, हमास से हथियार कैसे छीने जाएंगे, इस पर अभी कोई तस्वीर साफ नहीं है। अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक आईएसएफ का मकसद सीधे तौर पर हमास से टकराव नहीं होगा। उनका दावा है कि कई मुल्क इस फोर्स में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं। फिलहाल अमेरिका आईएसएफ की तादाद, उसकी बनावट, उसके रहने का इंतज़ाम, ट्रेनिंग और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जैसे अहम पहलुओं पर काम कर रहा है। इसी सिलसिले में यूएस सेंट्रल कमांड, जो अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम भी कहते हैं, वो अगले हफ्ते कतर की दारुल हुकूमत दोहा में एक अहम कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सेंट्रल कमांड 16 दिसंबर को होने वाली इस मीटिंग में पार्टनर देशों के साथ गजा के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की प्लानिंग पर चर्चा होगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि जब आईएसएफ हमास से लड़ाई नहीं करेगी, तो गजा में हथियारबंद हमास को निहत्था कैसे किया जाएगा? क्या हमास खुद आएगा, ले लो जी हलवा है? इसी सवाल ने इस पूरे प्लान को लेकर कई शक और बहसों में डाल दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो ये कहती है कि तुर्की की फोर्स बर्दाश्त नहीं करेगा इसराइल। इसराइली चैनल 15 की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर ये साफ हो गया है कि इसराइली फौज ने
गजा में जंग के बाद बनने वाली किसी भी इंतजाम के तहत तुर्की की मौजूदगी को सिरे से खारिज कर दिया है आईडीएफ ने। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राएली मिलिट्री तुर्की को गजा से जुड़े किसी भी पोस्ट वॉर अरेंजमेंट का हिस्सा बनाने के हक में नहीं है और इस पर इस्राएली सिक्योरिटी हलकों में कड़ा एतराज़ दर्ज कराया गया है। दरअसल इस्राएल को लगता है कि तुर्की अपने दोस्त हमास को कमज़ोर नहीं होने देगा और ना ही उसके हथियारों में कमी आने देगा और इस तरीके से इस्राएल का, नेतन्याहू का और आईडीएफ का मंसूबा अधूरा रह जाएगा। लिहाजा वो खुले तौर पर गजा में तुर्की के फौजियों के आने का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ट्रंप ये चाहते हैं कि तुर्की की फोर्स गजा आए। अब एक खबर ईरान से। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने नई टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी तरक्की हासिल कर ली है। ईरानी आर्म्ड ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहानशाही का कहना है कि ईरान की फौजी ताकत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन और लेज़र जैसे अहम सेक्टर्स में तेज़ी से आगे बढ़ चुकी है। तेहरान में आर्मी कमांडर्स की एक बैठक से खिताब करते हुए जनरल जहानशाही ने कहा कि मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस आज नई टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करने की पोजीशन में है, ख़ास तौर पर एआई, क्वांटम सिस्टम्स, ड्रोन और लेज़र टेक्नोलॉजी में। उन्होंने कहा कि हालिया 12 दिन की जंग के दौरान ईरान ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को, अपनी मिलिट्री क़ुव्वत को, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और ऑपरेशनल आज़ादी को पूरी तरह साबित किया है, खासकर मिसाइल और ड्रोन के मोर्चे पर जिनकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से देसी है। जनरल जहानशाही ने ये कहा कि ये एक जग ज़ाहिर हकीकत है कि जो ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करती है वही दुनिया की इक्तिसादी एनर्जी की नस पर कब्ज़ा रखती है। यानी ईरान कह रहा है हॉर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है और हम एक बड़ी पावर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के एक साबिक प्रेसिडेंट के सलाहकार तक ये मान चुके हैं कि रीजन और दुनिया में ईरान की आज़ादी और उसका असर एक फैसला कुन, एक डिसाइसिव फैक्टर है। उन्होंने आगे कहा कि हथियारों और इक्विपमेंट से लेकर एफिशिएंसी, काम के टूल्स में क्रिएटिविटी और एक्सपर्ट्स और नॉलेज बेस्ड कंपनियों के इस्तेमाल तक हर मोर्चे पर ईरान की आर्म्ड फोर्सेस आपस में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी के साथ काम कर रही हैं, जिससे मुल्क की डिफेंस ताकत लगातार मजबूत हो रही है। वापस फिर चलते हैं फ़लस्तीन की खबर पर। फ़लस्तीन ने यूएन की जनरल असेंबली की उस करारदाद का वेलकम किया है जिसमें इसराइल से गजा पट्टी में इंसानी मदद की आवाजाही पर लगी पाबंदियां ख़त्म करने की मांग की गई है। फ़लस्तीनी फॉरेन मिनिस्ट्री जो वेस्ट बैंक से चलती है, उसने बयान जारी करके कहा है कि यह करारदाद इंटरनेशनल लॉ और मल्टीलैटरल सिस्टम की बुनियादी अहमियत को दोबारा मजबूत करती है, ख़ास तौर पर उन पॉलिसीज़ के मुकाबले में जो फ़लस्तीनी आवाम के बुनियादी हुकूक़ को कुचल रही हैं। फ़लस्तीन का कहना है कि ये करारदाद इसराइल के उन कदमों के खिलाफ सही इंटरनेशनल जवाब है जिनके तहत UNRWA और कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी इलाकों में काम कर रही दूसरी यूएन एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है। बयान में ज़ोर देकर कहा गया कि गजा में इंसानी मदद रोकना सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं बल्कि इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इस पर दुनिया का साफ और मजबूत स्टैंड आना बेहद ज़रूरी था, जो अब आ चुका है। हम खैर मकदम करते हैं। सीरिया के साउथ वेस्ट में एक बार फिर से टेंशन्स बढ़ने की खबर है। सीरिया की सना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने कुनेत्रा के साउथ के देहाती इलाकों में मौजूद कई गांवों में घुसपैठ की, लोगों से मारपीट की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएली फ़ौज अचानक इन गांवों में दाखिल हुई, जिससे इलाकों में दहशत फैल गई। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की तो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन ये कार्रवाई पहले से सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में हालात को और ज़्यादा भड़काने वाली मानी जा रही है। अब एक खबर गजा की। गजा में मूसलाधार बारिश ने तबाही का दायरा और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश और सर्द मौसम के चलते अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पहले से तबाह इलाके में हालात और ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। बारिश हल्की हुई है लेकिन तबाही नहीं। तेज़ बारिश ने हज़ारों बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को पानी में डुबो दिया। सड़कों पर कई कई फुट पानी भर गया और दर्जनों फैमिलीज़ पानी में डूबे अपने ही शेल्टर्स में फंस गए। जिनके खैमे पूरी तरह डूब चुके हैं उन्हें ठंड, गंदे पानी से होकर खाने पीने और ज़रूरी सामान की तलाश में निकलना पड़ रहा है। ये हालात साफ दिखा रहे हैं कि गजा में इंसानी ज़िंदगी किस कदर नाजुक मोड़ पर खड़ी है। पहले बमबारी और घेराबंदी
और अब बारिश और सर्दी बेघर फलस्तीनी एक के बाद एक आफत का सामना कर रहे हैं। गजा में हर गुजरता घंटा जिंदगी और मौत के बीच की जंग बन चुका है। आखिर में दोस्तों एक खुशी की बात आपके साथ शेयर करनी है। 10 महीनों की जद्दोजहद, 10 महीनों की लड़ाई के बाद हमारा दूसरा चैनल दुनिया टुडे वापस आ गया है, फिर से मोनेटाइज हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ आपको कुछ अलग स्टोरीज़ जल्द ही देखने को मिलेंगी। हो सकता है छोटी, हो सकता है लंबी स्टोरीज़, लेकिन रिसर्च के साथ आज़ाद बोल इंडिया से बिल्कुल अलहदा। सलामत रहिए, खुश रहिए। यह आज का आखिरी शो था। दुनिया टुडे मंडे से कंटिन्यू होगा। दुनिया भर की खबरें, माफ़ कीजिएगा, आज तो दुनिया टुडे ही दिमाग पर छाया हुआ है।